हेलो बच्चों, जे एडवांस 2025 के पेपर नंबर 1 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया है। द हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्राइट एट 60 to 70 डिग्री सेल्सियस एंड अमोनियम नाइट्रेट एट 200 to 250 डिग्री सेल्सियस इज एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली। एक्स एंड वाई रेस्पेक्टिवली आर। तो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर अमोनियम नाइट्राइट एंड अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड क्या बनेंगे उसके बारे में पूछा गया। बच्चों, अमोनियम नाइट्राइट के अंदर इस वाले नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है आपके -3, और इस वाले नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होता है आपके +3। जब हम इसे हीट करते हैं तो इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो N2 प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। इसी तरह से बच्चों, सेकंड कंपाउंड NH4NO3 इसके अंदर इस नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके -3, इस वाले नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके +5। जब हम इसे हीट करते हैं तो यहां पर भी इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन होती है, तो N2O प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। N2 के अंदर आप जानते ही हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके 0, और N2O के अंदर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है आपके +1। तो बच्चों, इसका आंसर होगा आपके ए। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा ऑफ द एब्जॉर्प्शन बैंड इन द अल्ट्रावायलेट विजिबल रीजन फॉर द गिवन कॉम्प्लेक्सेस इज। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें यह मालूम है कि जितने भी कॉम्प्लेक्सेस यहां पे गिवन है इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स या ऐसा कॉम्प्लेक्स जिनमें CFSE सबसे ज्यादा है वो कौन सा है। नॉर्मली जब भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट होते हैं उस केस में कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बहुत हाई होती है। तो इस सभी कॉम्प्लेक्सेस में अगर बात की जाए तो COCN6 3- इस कॉम्प्लेक्स में Cn- लिगेंड है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इन सभी लिगेंड में से। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल है, और जो कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होता है। अच्छा, ये चीज हमें मालूम है कि जो एनर्जी है एब्जॉर्प्शन एनर्जी वो लैम्डा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, वेवलेंथ अगर कम है तो एनर्जी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। क्योंकि COCN6 होल 3- सबसे ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करने वाला है तो इसका वेवलेंथ भी क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा लीस्ट होना चाहिए। देन इसके बाद CONH3 होल 6 3+, CONH3 होल 5 H2O 3+ एंड CONH3 होल 5 Cl2+ में नेक्स्ट जिसका सबसे ज्यादा एनर्जी होगा एब्जॉर्प्शन का वो होगा CONH3 होल 6 3+। तो अगर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए, अगर स्टेबिलिटी को कंपेयर किया जाए तो COCN होल 6 3- का स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। देन इसके बाद आना चाहिए CONH3 होल 6 3+, क्योंकि अमोनिया भी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ही है। देन CONH3 होल 5 H2O 3+ में क्या हुआ, एक लिगेंड कंपैरेटिवली वीकर लिगेंड आ गया है, बाकी 5 लिगेंड अभी भी क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेबिलिटी आना चाहिए CONH3 होल 5 H2O 3+, और लास्ट केस में जो CONH3 होल 5 Cl2+ है इसमें सेंट्रल एटम पे चार्ज तो कम है ही जिसके कारण इसका स्टेबिलिटी कम हुआ है, साथ ही साथ Cl- भी आपने कंपैरेटिवली वीकर लिगेंड लगा दिया, तो इसका भी स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट आने वाला है CONH3 होल 5 Cl2+। अब जितना ज्यादा स्टेबिलिटी उतना ज्यादा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, या स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी किसका होना चाहिए, COCN होल 6 3-, देन CONH3 होल 6 3+, देन CONH3 होल 5 H2O 3+, एंड लास्ट में CONH3 होल 5 Cl2+। तो अगर एनर्जी ज्यादा है तो वेवलेंथ का ऑर्डर क्या आना चाहिए, वेवलेंथ का ऑर्डर एकदम रिवर्स आना चाहिए। तो वेवलेंथ का ऑर्डर
अगर हमें यहां पे लिखना हो वेवलेंथ इन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अगर हमें यहां पे लिखना हो इन सभी कॉम्प्लेक्सेस में, तो वो आएगा CO CN होल 6 3 का सबसे कम या लीस्ट वेवलेंथ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल है। देन इसके बाद आना चाहिए CO NH3 होल 6 3+। देन इसके बाद आना चाहिए CO NH3 होल 5 H2O 3+। और लास्ट में मैक्सिमम वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आएगा CO NH3 होल 5 Cl 2+ का। तो स्टेबिलिटी ज्यादा थी तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है वो ये है कि CFSE अगर किसी कॉम्प्लेक्स की ज्यादा है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या स्टेबलाइजेशन एनर्जी, तो उसका वेवलेंथ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में कम आएगा और एनर्जी क्या आएगी, ज्यादा आएगी। Dear students, JEE Advanced 2025, Paper 1, Section 1, Single Correct. Question number 3. In this question, you are asked to find one of the product from the reaction of permanganate ion with iodide ion in neutral aqueous medium. Students, point to be noted, in neutral aqueous medium. As you know, in redox reactions, product vary with medium and pH. तो यहाँ पे आपको न्यूट्रल एक्वस मीडियम में पूछा है। एंड KMnO4 इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक, एल्कलाइन एज वेल एज न्यूट्रल मीडियम। तो यहाँ पे MnO4 माइनस परमैग्नेट आयन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। I माइनस इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट। न्यूट्रल एक्वस मीडियम में H2O के साथ ये I माइनस को ऑक्सीडाइज कर देगा IO3 माइनस में और खुद रिड्यूस हो जाएगा MnO2 में। I माइनस यहाँ पे बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाता है IO3 माइनस आयोडेट आयन में। बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे ये OH माइनस ट्वाइस MnO4। KMnO4 बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ये +7 से रिड्यूस हो रहा है +4 में Mn। इट सेल्फ गेट रिड्यूस एंड एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। I माइनस बेसिकली यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। ये I माइनस से आयोडेट आयन में I+5 में ऑक्सीडाइज हो रहा है। यही रिएक्शन बच्चों ध्यान रखना, अगर एसिडिक मीडियम में पूछे तो प्रोडक्ट I2 होता है H+ के साथ। पहले भी JEE पूछ चुका है 2 बार। अगर एल्कलाइन और न्यूट्रल एक्वस मीडियम में पूछा है तो आंसर होगा आयोडेट B। आंसर वुड बी B। Consider the depicted hydrogen in the hydrocarbon given below. The most acidic H is. देखो डिपिक्टेड हाइड्रोजन यहाँ इस H को रिमूव करके ये देखना है सबसे पहले कि इसका कॉन्जुगेट बेस बनाते हैं। H को रिमूव किया और उसका कॉन्जुगेट बेस बनाया। जितना अधिक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बना, उतना ही फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी और उतना ही एसिडिक ज़्यादा होगा। जब यहाँ सेकेंड वाले से हमने H+ को रिमूव किया तो ये कॉन्जुगेट बेस है सबसे ज़्यादा स्टेबल, तो इसी का ही बन रहा है क्योंकि इसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो एरोमेटिक हो गया। ये जब रेजोनेंस करेगा, इसकी एक ये दूसरी RS बना ली हमने, तो इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन हो रहा है। ये RS बन गई इसकी, H+ रिमूव करके ये बन गई एरोमेटिक। ये कॉन्जुगेट बेस क्या है, एरोमेटिक। इसका कॉन्जुगेट बेस बनाकर देखते हैं। यहाँ से इस H को रिमूव किया तो बना क्या, ये आ गया +H+। ये सभी हमने कॉन्जुगेट बेस बना लिए, इसको कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। और इन सब में स्टेबिलिटी का चेक किया जब हमने, किसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है, जिसका कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा स्टेबल है उसकी फॉरवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगी और वो H उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। ये तो नॉन एरोमेटिक बना, क्योंकि B वाले का कॉन्जुगेट बेस सबसे ज़्यादा स्टेबल है, एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें 6 pi इलेक्ट्रॉन का साइक्लिक डीलोकलाइजेशन आ रहा है। तो ये H को आसानी से रिलीज कर देगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आ जाएगी
तो जब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज़्यादा होगी तो ये एसिडिटी इसकी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी भी ज़्यादा होगी और एच ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। करेक्ट आंसर इज बी। थैंक यू। Dear students, question number 5. Regarding the molecular orbital energy levels for homonuclear diatomic molecules, the incorrect statements is are. Solution देखें तो option A, bond order of Ne2 is 0. Ne2 हमारे पास हो जाएगा 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशी। नाउ 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशी के लिए बात की जाए तो 20 इलेक्ट्रॉन स्पीशी का अगर मुझे MOT डायग्राम बनाना है तो वो नियॉन के लिए कुछ इस तरह से बनेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सभी ऑर्बिटल्स पूरी तरह से फिल्ड हो चुके हैं। तो जो बॉन्ड ऑर्डर आपका फॉर्मूला में अगर मैं अप्लाई करूं तो NB माइनस NA नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, तो इसमें 10 माइनस 10 बाय 2 विल बी 0। तो आपके पास में यहाँ पर ये स्टेटमेंट करेक्ट हो रहा है, Ne2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट होने की वजह से आंसर में सेलेक्ट नहीं होगा, बिकॉज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। अब F2 बी ऑप्शन की बात की जाए तो बी ऑप्शन में बोला गया है द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ F2 इज सिग्मा टाइप। F2 डायग्राम की बात करें, F2 का MOT डायग्राम की बात करें तो कुछ इस तरह से बनेगा, जहाँ पे सिग्मा आपके सिग्मा 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2p में फिर आपके पास 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन, पाई स्टार 2p में फिर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहां आपके पास में जो होमो मिल रहा है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिल रहा है F2 में, वो आपके पास में पाई टाइप है, पाई स्टार है। कैसा है बेटा? पाई स्टार। सिग्मा नहीं है, पाई स्टार मिल रहा है होमो। और अगर ये पाई स्टार होगा तो फिर ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इस वजह से ये आंसर में सेलेक्ट होना चाहिए। स्टेटमेंट गलत है और आंसर में सेलेक्ट होगा। द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज स्मॉलर देन द बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2। बेटा बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन करना है तो बॉन्ड एनर्जी के कंपैरिजन के लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करना होगा। जब हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो O2 में 15 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में आना चाहिए 2.5 और O2 का बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास में आता है 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आपके पास में O2 प्लस का ज़्यादा है। O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर अगर ज़्यादा है तो O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा होगी। O2 प्लस की बॉन्ड एनर्जी अगर आपके पास में ज़्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 प्लस इज मोर देन बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2, बिकॉज बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने पर आपके पास में बॉन्ड एनर्जी बढ़नी चाहिए। ओके, तो फिर ये स्टेटमेंट आपके पास में इनकरेक्ट हो जाता है और इनकरेक्ट होने की वजह से सी आपका आंसर में मार्क होगा। नाउ फोर्थ ऑप्शन, बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। बॉन्ड लेंथ ऑफ Li2 इज लार्जर देन द बॉन्ड लेंथ ऑफ B2। बेटा B2 और Li2 दोनों की अगर बात की जाए तो Li2 लिथियम का साइज जो होता है, वो साइज ऑफ लिथियम आपके पास में ज़्यादा है, साइज ऑफ लिथियम ज़्यादा है साइज ऑफ बी से। तो लिथियम का साइज ज़्यादा है, लिथियम का और B2 का दोनों का बॉन्ड ऑर्डर भी सेम है। तो फिर आपके पास में साइज फैक्टर के अकॉर्डिंग लिथियम का Li2 का बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होना चाहिए, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ज़्यादा आनी चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका सही हो रहा है यहाँ पर, तो ये आंसर में मार्क नहीं होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा B एंड C। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 देखते हैं। इससे कहा गया है कि द पेयर ऑफ डाईमैग्नेटिक आयंस आर। अब सबसे पहले तो ये जाने अपन, इसमें नोटिस करने वाली चीज़ क्या है, ये जो हमें एलिमेंट्स दिए गए हैं ये क्या है, लेंथनम है और इसके अलावा क्या है इसमें लेंथनाइट्स। एक मिनट, ये क्या आ गया, कुछ और दब गया। 6th कहाँ गया, ये वाली, ये
सेकेंड रो में ये वाली है। अच्छा तो ये गया क्यों इसको भी, अभी जिस पे निशान लगा रहा था, हाँ? पेन पे कर दूँ, हाँ हाँ, ठीक। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन 6 देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया द पेयर ऑफ डाई मैग्नेटिक आयंस इज आर। आप सबसे पहले एलिमेंट्स ध्यान से देखें क्या क्या दिए गए हैं। लैंथनम है, सीरियम है, एट्रिबियम है, ल्यूटेशियम है। इसका मतलब ये है कि लैंथनम के साथ 3 जो है हमें एलिमेंट लैंथनाइट्स दिए गए हैं। और आपने नोटिस किया होगा इनमें किसी का भी आपको एटॉमिक नंबर नहीं दिया गया। इससे ये पता लगता है कि अपने को पीरियोडिक टेबल में सभी एलिमेंट के एटॉमिक नंबर आने चाहिए, है ना। ये हम एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट ना करें कि वहाँ लिखे हुए होंगे। अब यहाँ पर क्या रहता है कि सबसे पहले तो इनका हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, किसका, एलिमेंट का, फिर हम उसके आयन का लिखेंगे। अब इसमें क्या है, पैरामैग्नेटिक डाईमैग्नेटिक सभी लोग जानते हो। अगर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ तो वो स्पेसिफिक पैरामैग्नेटिक होगी, और अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं हुआ तो वो डाईमैग्नेटिक होगी। अब सबसे पहले हम लोग लैंथनम, सीरियम, एट्रिबियम, ल्यूटेशियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और फिर हम लोग इनके आयन का लिखेंगे। चलिए देखिए लिखे हुए। सबसे पहले आप लैंथनम का देखिए, ज़ीनॉन 54, फिर आपका 2A 56 और 5D1 कितने हुए, 57। अब आप इसके अगर आयन को बनाएं लैंथनम 2+, तो नेचुरल 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से हटाएंगे, 6s से हटाएंगे। तो यहाँ 5D1 आपने देखा होगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये पैरामैग्नेटिक है। अब आ जाइए लैंथनम 3+, एक इलेक्ट्रॉन और हट जाएगा तो आपने गौर किया होगा ये हमारे लिए क्या है, ये डाईमैग्नेटिक। अब इस पर आ जाएं सीरियम 58। जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन लेंगे तो आपको नोटिस किया होगा यहाँ से F सीरीज 4F सीरीज ये स्टार्ट होती है। तो इसमें कॉन्फ़िगरेशन हुआ ज़ीनॉन 6s2, फिर 5D1, 4F1। सीरियम 3+ जब भरेंगे तो आपको यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन हटाने हैं। आपने गौर किया होगा 4F में अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब सीरियम 4+ लेंगे तो यहाँ भी हटाएंगे। अब आपने गौर किया होगा यहाँ पर एक भी क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसका मतलब रहा कि ये हमारा क्या रहा, ये डाईमैग्नेटिक। तो ये आयन डाईमैग्नेटिक है, ये डाईमैग्नेटिक है। चलिए अब एट्रिबियम में आ जाते हैं। एट्रिबियम आपने गौर किया होगा 70, इसका कॉन्फ़िगरेशन ये है, यहाँ पर 54, ये हमारे पास 256 और ये जो बाकी 14 एलिमेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। जब आप एट्रिबियम 2+ लिखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हटाए, 4F पूरी भरी हुई है और यहाँ पर नोटिस किया होगा आपने एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये हमारा डाईमैग्नेटिक है। लेकिन एट्रिबियम 3+ लेंगे तो 4F13 है, इसका मतलब यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। चलिए नेक्स्ट आते हैं ल्यूटेशियम, ये हमारा लास्ट 4F सीरीज का एलिमेंट है, मतलब लास्ट लैंथनाइड। इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा ये है 54, 256, 57 और ये 14। अब आप जब ल्यूटेशियम 2+ लिखेंगे तो नोटिस क्या होगा, 4F तो पूरी भरी हुई है लेकिन ये 5D में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हुआ, अनपेयर्ड है। इसका मतलब ये पैरामैग्नेटिक। लेकिन जब आप ल्यूटेशियम 3+ लिखेंगे तो 4F कंप्लीट भरा हुआ है, लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर क्या है, वैकेंट है। तो इसका मतलब ये भी डाईमैग्नेटिक। इसका मतलब ये रहा कि हमारे पास डाईमैग्नेटिक आयन कौन कौन से हुए, एक तो लैंथनम 3+ है, सीरियम 4+ है, एट्रिबियम 2+ है और ल्यूटेशियम 3+ है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये कंडीशन कहाँ कहाँ फुलफिल हो रही है हमारे पास, ये देखो लैंथनम 3+, सीरियम 4+, एट्रिबियम 2+ और ल्यूटेशियम 3+ में। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए और बी, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर 1 ऑर्गेनिक का सवाल। साइक्लोहेक्सीन दिया है, HBr के साथ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, आपको पता है साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड बन जाएगा। फिंकलस्टाइन रिएक्शन दी है, स्वार्ट्ज रिएक्शन दी है, NCERT में बहुत अच्छे से इनको एक्सप्लेन किया गया है, तो NCERT से ये दोनों रिएक्शन उठाई गई हैं। फिंकलस्टाइन रिएक्शन आपको पता है NaI एसीटोन के साथ कराया जाता है, NaI एसीटोन में सॉल्युबल होता है, NaBr NaCl उसमें इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। स्वार्ट्ज रिएक्शन फ्लोराइड्स ऑफ सिल्वर, फ्लोराइड्स ऑफ कोबाल्ट, फ्लोराइड्स ऑफ मरकरी, इनके साथ रिएक्शन की जाती है। तो यहाँ पर पहली स्टेप में आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी
कार्बोकेटाइन बनेगा, Br माइनस अटैक करेगा, आपको P मिलेगा साइक्लोहेक्साइल ब्रोमाइड, या जिसको IUPAC में बोले तो ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन। इस पर NaI एसीटोन करता है SN2 और आपको बना देता है आयोडोसाइक्लोहेक्सेन बना देता है। यहीं पर इसकी रिएक्शन जब आपने कराई तो यहाँ पर आपको मिल जाता है फ्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। ये रिएक्शन करा दी, बहुत सिंपल था। R आपको मिल गया है, आपको Q मिल गया है और आपको P मिल गया है। इन्होंने क्या किया है कि आपसे कार्बन फ्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन के बॉन्ड से रिलेटेड सवाल पूछे हैं, उनके लिविंग एबिलिटी से रिलेटेड सवाल पूछे हैं। तो सबसे पहला है ऑप्शन CX बॉन्ड लेंथ PQR फॉलोज द ऑर्डर। आपको पता है कि कार्बन आयोडीन का साइज ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन का साइज है उसके बाद, और फिर आपका फ्लोरीन के साथ। तो ऑर्डर आना चाहिए Q सबसे पहले, P उसके बाद और R सबसे बाद में। इन्होंने QRP दिया है जो कि गलत ऑप्शन हो गया। फिर बॉन्ड एंथैल्पी के बारे में बात की है जो बॉन्ड लेंथ का जस्ट अपोजिट होता है। तो अगर आपका बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर QPR आया है तो आपका बॉन्ड एंथैल्पी का ऑर्डर RPQ आएगा और ये आंसर सही हो गया। यानी सबसे मजबूत बॉन्ड कार्बन फ्लोरीन का है, फिर कार्बन ब्रोमीन का है, फिर कार्बन आयोडीन का है। फिर उन्होंने रिलेटिव रिएक्टिविटी पूछी है SN2 की, जो कि PQR में पूछी है। तो आप बताइए सबसे ज़्यादा रिलेटिव रिएक्टिविटी, सबसे अच्छी रिएक्टिविटी किसकी होगी? जो जितना अच्छा लीविंग ग्रुप होगा, क्योंकि इसमें एलिमेंटल इफेक्ट होता है। I माइनस सबसे बेस्ट जाएगा, देन Br माइनस एंड देन F माइनस। ये लीविंग एबिलिटी है, ये तो पुअर लीविंग ग्रुप होता है। तो यानी Q सबसे पहले आना चाहिए, P उसके बाद आना चाहिए और R उसके भी बाद आना चाहिए। और इन्होंने दिया है PRQ जो कि गलत है, हमारा आना चाहिए था QPR। नेक्स्ट उन्होंने PK, हमेशा याद रखिए K या PK में कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो PK को हमने स्क्वायर यहाँ पर सर्कल बना लिया ताकि हमको पता चल सके कि भैया PK ही पता करना है। उन्होंने कहा है कॉन्जुगेट एसिड ऑफ द लीविंग ग्रुप्स। लीविंग ग्रुप्स ये हैं, इनके कॉन्जुगेट एसिड कौन हैं? HI, HBr और HF। सबसे स्टेबल कॉन्जुगेट बेस होता है I का, देन Br का, इसी ऑर्डर में होता है। तो यानी सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ HI की, फिर HBr की और HF की, यानी K ऑर्डर है HI, HBr, HF और PK ऑर्डर होगा आपका HF, HBr और HI। यानी सबसे ज़्यादा PK होना चाहिए R का, फिर P का, फिर Q का। RPQ होना चाहिए, इन्होंने RQP दिया है जो कि गलत है। तो आंसर आ जाता है आपका B। क्वेश्चन नंबर 7 पेपर 1, आंसर B। स्टूडेंट्स, ये न्यूमेरिकल जो IIT JEE एडवांस में आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ पे बेस्ड है, जहाँ पर आपको ये दिया हुआ है कि क्रोमेट आयन क्रोमियम +3 में कन्वर्ट हो रहा है एसिडिक मीडियम में, और मुझे करंट बताना है कितना फ्लो करेगा। टाइम गिवन है 48.25 मिनट्स और 1 मोल क्रोमियम +3 का फॉर्मेशन की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि एसिडिक मीडियम में जो क्रोमेट आयन है वो कन्वर्ट हो रहा है क्रोमियम +3 में, ऐसा इसने मेंशन कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करने वाली है कि हमें जो n फैक्टर जो है हम इक्विवेलेंट बैलेंस करेंगे कि इक्विवेलेंट इक्वल टू फैराडे या इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू T/96500, तो वहाँ पे इक्विवेलेंट मोल किसके गिवन है? आपको क्रोमियम +3 के। तो हमें इसी का ही n फैक्टर यूज़ करना पड़ेगा इक्विवेलेंट निकालने के लिए। आप देख सकते हैं ये +3 पे है, क्रोमियम यहाँ पर +6 पे है, तो इसका n फैक्टर हो जाएगा 3 - 6 इंटू 1, यानी कि कितना हो गया? 3n फैक्टर हुआ। अब हम करेंगे क्या? जस्ट हमें करना क्या है कि इसके इक्विवेलेंट क्रोमियम +3 के और फैराडे को हम इक्वेट करेंगे। तो हमारे पास हो क्या गया? मोल यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ क्रोमियम
प्लस 3 इक्वल टू आई इंटू टी अपॉन 96500। अब इक्वलेंट क्या हो गया बच्चे, मोल कितने हैं 1 इंटू 3 इक्वल टू करंट कितना दिया हुआ है, तुम्हें करंट निकालना है आपको, टाइम कितना गिवन है, करंट निकालना है, टाइम है 48.25 मिनट्स, लेकिन बच्चों हमें सेकंड्स में लेना है, इंटू 60 डिवाइड बाई 96500। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये जो आई की वैल्यू है हमारे पास स्ट्रेट आती है 100 एम्पेयर। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो बच्चों ये फैराडे लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन था, जहाँ पे हमारा जो करंट की वैल्यू है वो सॉल्व करने पे 100 एम्पेयर आती है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, 825 डिग्री सेल्सियस द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस इन 1 × 10⁻³ मोलर एक्वा सॉल्यूशन ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड हैविंग एसिड डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट कितना, Ka बराबर 4 × 10⁻11 इज x × 10⁻7। तो हमें इस H प्लस का कंसंट्रेशन में 10⁻7 से हमें रिलेट हो रहा है कि H प्लस का कंसंट्रेशन काफ़ी कम है। अगर H प्लस कंसंट्रेशन अगर काफ़ी कम है, इसका मतलब हमें इस एसिड के डिसोसिएशन के साथ साथ वाटर का सेल्फ आयनेशन भी यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो वाटर का सेल्फ आयनेशन यहाँ कंसिडर होगा, इस बात का यहाँ ध्यान रखना था। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो गिवन हमारे पास में है HA एक्वस, डिसोसिएट करवाते हैं इसको H प्लस एक्वस प्लस A माइनस एक्वस में, तो ये डिसोसिएट होगा Ka के अकॉर्डिंग। ठीक है, T इक्विलिब्रियम पर ये वैल्यू बनेगी 10⁻³ माइनस x, इधर डिसोसिएट करा के x बनाते हैं, इसको कितना बनाते हैं x। यहीं पर ही वाटर का सेल्फ आयनेशन कांस्टेंट भी सेल्फ आयनेशन भी हम कंसिडर करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ये हो गया एक्वस। ये होगा किसके अकॉर्डिंग, KW के अकॉर्डिंग। तो इसके वजह से डिसोसिएशन में हमें H प्लस मिलेगा Y और OH माइनस कितना मिलेगा Y। तो नेट हमारे पास H प्लस कितना हो जाएगा फिर X प्लस Y। ठीक है, तो ये तो इस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे। अब डिसोसिएट होने के बाद हम यहाँ देख सकते हैं 10⁻³ माइनस x, K का वैल्यू हमें ये सजेस्ट कर रहा है, K बराबर कितना है 4 × 10⁻11। कंसंट्रेशन कितनी है 10⁻³ तो इनकी दोनों की हेल्प से हम अल्फ़ा भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, और अल्फ़ा हमें मिलेगा यहाँ पर, तो अल्फ़ा बहुत कम मिलेगा। अल्फ़ा अगर बहुत कम मिलेगा तो यहाँ हम सिंपल अल्फ़ा बहुत कम होने की वजह से हम क्या लिखेंगे कि 10⁻³ माइनस x को हम लगभग कितना लिख सकते हैं 10⁻³ ठीक है, क्यों करेंगे, अल्फ़ा यहाँ बहुत ही कम आएगा जैसे कि हमने सीखा हुआ है। फिर इसमें आगे लिखते हैं Ka का वैल्यू, तो Ka बराबर आ जाएगा H प्लस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे, A माइनस का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे अपॉन HA का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे। ये वैल्यू हो गई 4 × 10⁻11 इक्वल टू, ये हो गया x प्लस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा x डिवाइड बाय HA 10⁻³ माइनस x था, उसको अप्रॉक्सीमेट करके कितना लिख दिया 10⁻³ क्यों लिखा, क्योंकि अल्फ़ा क्या है बहुत कम है। फिर यहाँ से आ जाएगा नेट x प्लस वाई इंटू एक्स इक्वल टू 4 × 10⁻14। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ऐसे हम वाटर के डिसोसिएशन से लिख देंगे, तो वाटर का डिसोसिएशन क्या आया था, तो वो आया था KW बराबर 10⁻14 इक्वल टू होगा H प्लस का कंसंट्रेशन जो कि कितना होगा x प्लस वाई, और OH माइनस का कंसंट्रेशन कितना होगा y। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इसको एक बार और रीअरेंज कर देते हैं, x प्लस वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या हो गया 10⁻14। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों का क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे तो इधर क्या बनेगा 5 × 10⁻14, इधर ऐड करोगे तो x प्लस वाई कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच जाएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो देखो क्या निकल करके आएगा, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करते हैं, x प्लस वाई का स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5 × 10⁻14। क्या किया हमने, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दिया। अब x प्लस वाई अंडर रूट ले लो, तो x प्लस वाई का वैल्यू निकल के आएगा √5 × 10⁻14 -7। अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा -7।
तो H प्लस का कंसंट्रेशन निकल करके आएगा √5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2.236 इंटू 10⁻⁻7 मोलर। आंसर हमें चाहिए था किस फॉर्मेट में, x इंटू 10⁻⁻7 के फॉर्मेट में। ठीक है, अब ये है 2.236, तो यहाँ हम आंसर जो देंगे वो दोनों करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से, 2.23 या फिर 2.24, दोनों करेक्ट होंगे। और हमसे जो पूछ रहा था वो क्वेश्चन में, वो हमसे पूछ रहा था यहाँ x इंटू 10⁻⁻7, है ना, तो ये x का वैल्यू पूछ रहा था। तो वो x का वैल्यू हमारे पास में निकल कर के आएगा क्या बेटा, 2.23 और 2.24, दोनों करेक्ट होगा। ठीक है, ओके। तो बच्चों पेपर नंबर 1 के अंदर हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो ये है कि द मोलर वॉल्यूम ऑफ ए वैन डर वाल्स गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय एक्सप्रेसिंग द वैन डर वाल्स इक्वेशन एज अ क्यूबिक इक्वेशन विद Vm एज द वेरिएबल। द रेशो of the coefficient of Vm square to the coefficient of Vm for a gas having van der Waals constant A is equals to 6 and B equal to 0.06 at 300 Kelvin and 300 ATM is, यहाँ पर हमको R का वैल्यू दिया गया है। तो बच्चों जो क्वेश्चन है इजी क्वेश्चन है जो कि रियल गैस चैप्टर से पूछा गया है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर वैन डर वाल गैस इक्वेशन लिख लेते हैं जो कि बन जाएगा P प्लस A अपॉन Vm स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई Vm माइनस का B इक्वल टू RT। इसको हम लोग क्यूबिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर PVm माइनस का PB प्लस A अपॉन Vm माइनस AB अपॉन Vm स्क्वायर इज इक्वल्स टू RT। तो यहाँ पर अगर हम लोग उसका एलसीएम ले लें Vm स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा P इंटू Vm क्यूब माइनस कॉमन लेने के बाद PB और साथ में यहाँ पर आ जाएगा आपका RT मल्टीप्लाइड बाई Vm स्क्वायर। इसका एलसीएम लेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा हमारा A इंटू Vm और यहाँ पर बन जाएगा हमारा ये AB इक्वल टू 0। तो बच्चों क्वेश्चन हमको बोला गया है कि हमको रेशो लेना है Vm स्क्वायर और Vm का। तो हम लोग रेशो ले लेते हैं, यहाँ पर कोफिशिएंट ले रहे हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ Vm स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ Vm। तो ये बन जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का PB प्लस RT डिवाइडेड बाई A। तो क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यूज़ हमको दिया गया बेटा, तो प्रेशर तो हमको दिया गया था यहाँ पर कितना 300। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमें ये दिक्कत वाली बात नहीं है कि यहाँ पर जो है Vm क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो P है। अगर हम लोग उसको डिवाइड कर देंगे तो वो P यहाँ पर भी अपीयर होगा और P यहाँ पर भी अपीयर होगा, तो वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसका यहाँ पर कोई इशू नहीं है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग एक बार वैल्यू देख लेते हैं। B का जो वैल्यू हमको दिया गया है वो हमको दिया गया 0.06, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.06 प्लस R का वैल्यू 0.082। R का वैल्यू हमको दिया गया है 0.082, टेम्परेचर वॉज 300 Kelvin divided by the value of A. The value of A is 6. The value of A is 6. तो यहाँ से हम लोग उसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये वैल्यू हमारा आ जाएगा यहाँ पर 100 से कैंसलेशन हो जाएगा और ये बन जाएगा हमारा 18। ओके, और यहाँ से ही बन जाएगा हमारा प्लस का 6 और ये आ जाएगा हमारा इतना, और यहाँ पर हम लोग उसको यहाँ पर पॉइंट लगा के इसको हम लोग बहुत इजीली डिवाइड कर सकते हैं। जहाँ से ये जो वैल्यू है हमारी ये आ जाती है हमारी 42.600 डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों यहाँ से आपको आंसर मिल जाता है माइनस का 7.10। तो हमें यहाँ पर डेसिमल के 2 डिजिट तक आंसर करना है, तो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी -7.1। बच्चों पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर। यह आया आपके लिए चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स से और एक बहुत ही आसान क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए। ज़रा देखिए, आप देख रहे हैं इसके अंदर हमें वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करना है। 144 ग्राम वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज्ड, कांस्टेंट प्रेशर पर ये रिएक्शन हो रही है और वर्क डन आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों सबसे पहली बात तो हम रिएक्शन क्या इन्वॉल्व है उसको लिख लेते हैं। और रिएक्शन H2O लिक्विड जब इलेक्ट्रोलाइज होता है तो बनाता है H2 गैस एंड O2। बैलेंस करूंगा यहाँ पर तो हाफ O2 में लिख दे रहा हूँ। साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि रिएक्शन हमने 1 मोल वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस के लिखी है, बट एक्चुअल मोल कितने हैं वो निकाल लें। मोल्स ऑफ वाटर
electrolyzed and that is 144/18, तो आपके पास 8 मोल्स आ गए, मोल्स ऑफ वाटर आ गए। अब सीधा फॉर्मूला पर आते हैं। कांस्टेंट प्रेशर पर हमें वर्क लाना है, तो आप जानते हैं वर्क इज माइनस ऑफ पी डेल्टा वी। सो आई राइट द रिजल्ट हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल W इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी डेल्टा वी, बट आप देखिए हमको यहाँ टेम्परेचर दिया है, तो इट इज बेटर टू राइट माइनस डेल्टा एन जी आर टी। इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर यूज करें तो डेल्टा एन जी आप देख सकते हैं कि H2 का 1, O2 का हाफ, इधर तो लिक्विड है तो लेना नहीं है, कुल मिलाकर डेल्टा एन जी 3/2। सो आई राइट हियर 3/2। आर का वैल्यू आपको दिया है भाई 8.3, तो जो दिया है वही यूज करें, इट इज 8.3। टेम्परेचर 300। ये भी ध्यान दीजिए आंसर आपको किलो जूल में लाना है, लेकिन आर का वैल्यू हमने जूल में यूज किया है बेटा, तो डिवाइड बाय 1000 करना ना भूलें। एक और बात का ख्याल रखना है कि 1 मोल वाटर के लिए हमने डेल्टा एन जी लिया है, मतलब वर्क भी आपने 1 मोल वाटर के लिए लिया है, बट एक्चुअल मोल आर 8, सो मल्टीप्लाई दिस होल वैल्यू बाय 8। जब आप इसको सोल्व कर रहे हैं तो ये आ जा रहा है -29.88 किलो जूल। तो प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ये पूछा गया है पेपर 1 में। तो इसमें देखो एक क्वेश्चन है, द मोनोमर एक्स इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ नायलॉन 66। सो नायलॉन 66 एक कंडेंसेशन पॉलीमर है और ये कोपॉलीमर भी है। जो मोनोमर्स इसको बनाने में काम में आते हैं, दे आर हेक्सामिथाइलिन डायमीन एंड एडिपिक एसिड। ठीक है, तो वाटर के लॉस से ये जो स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज द पॉलीमर दैट इज नॉन एज नायलॉन 66। यहाँ पर देखो नायलॉन 66 इसलिए बोलते हैं क्योंकि 6 कार्बन एटम इसमें भी होते हैं और एडिपिक एसिड में भी 6 कार्बन एटम्स होते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है कि कार्बाइलअमीन टेस्ट देता है, तो कार्बाइलअमीन टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ प्राइमरी अमीन्स। तो प्राइमरी अमीन है हमारा हेक्सामिथाइलिन डायमीन और ये कार्बाइलअमीन टेस्ट देता है, आइसोसाइनाइड बनाता है, फाउल स्मेलिंग कंपाउंड आइसोसाइनाइड इससे बनता है। एनीवे 10 मोल्स इसका लिया एक्स का, दैट इज एक्स इज हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और उसका एनालिसिस किया ड्यूमास मेथड से। तो भाई ड्यूमास मेथड जो है दैट इज यूज्ड टू एनालाइज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द अननोन कंपाउंड, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन गैस इन्वॉल्व, जो हमसे पूछा गया है। तो जब हम ड्यूमास मेथड कराएंगे तो वॉट एवर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द 10 मोल्स ऑफ दिस कंपाउंड, ठीक है, इसके 10 मोल्स हैं, वो पूरा का पूरा N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, पूरा का पूरा N2 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो जितने मोल्स N2 के बनेंगे वो हम POAC से निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके एक मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं, तो इसके एक मोल में, ठीक है, 1 मोल N2 बनेगा। और जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, हमारे को दे रखा है कि यहाँ पर इसके 10 मोल्स लिए हैं, तो अगर इसके 10 मोल्स लिए हैं तो 10 मोल्स N2 ही इसमें बनेंगे। और अगर 10 मोल्स N2 बनेंगे तो इसका जो मास N2 का आएगा दैट विल बी मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास ऑफ N2, दैट इज 280 ग्राम्स। पेपर 1 का एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें एक रिएक्टेंट दे रखा है और ये जो रिएक्टेंट दे रखा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि स्टार्टिंग में इसके 16 मोल्स हैं और उसके बाद में एक कंप्लीट रिएक्शन सीक्वेंस दिया है। हर स्टेप में बता रखा है कि जो यील्ड बनेगी वो कितना % यील्ड ये बन रही है, और साथ में क्वेश्चन ने पूछा है कि फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा S, वो उसका ग्राम में कितना अमाउंट होगा। इस तरह का एक अच्छा क्वेश्चन जेईई ने इस बार पूछा। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा कि स्टार्टिंग में जो ये कंपाउंड है, इसमें जैसे मिलाया है सोडियम विद ड्राई ईथर, तो यहाँ पे है एराइल हैलाइड और हम यहाँ पे फिटिग रिएक्शन करेंगे। जैसे वुड्स रिएक्शन होती है, सिमिलर वे में फिटिग रिएक्शन होगी, और इसमें ये जो यहाँ से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड टूटेगा और ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे H3O+ भी दे रखा है पहली स्टेप में, तो ऐसे में ये जो एसीटल है इसका हाइड्रोलाइसिस होगा और यहाँ पे ये टूट कर CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही इस स्टेप में बता रखा है कि प्रोडक्ट जो बन रहा है वो 100% यील्ड के साथ बन रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जैसे हमने देखा कि इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिलकर इसका 1 मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ
कि यदि यहाँ पे इसके 16 मोल्स हैं तो जो P बनेगा P के 8 मोल्स बनेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या प्रोडक्ट बनेगा P का। तो देखिए ये इनिशियली यहाँ दे रखा था सोडियम विद ड्राई ईथर, तो हम लोग यहाँ पे इसकी हेल्प से फिटिंग रिएक्शन, इसके अंदर ये कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड यहाँ से टूटेगा और दो ये मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे। सिमिलरली यहाँ पे इसका भी हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। तो जो P बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम लोग बना लेते हैं। दो बेंजीन रिंग आपस में यहाँ पे कंबाइन हुई और साथ ही में यहाँ पे जो एसिटल यहाँ ग्रुप लगा है उसके हाइड्रोलाइसिस से CHO बना, यहाँ पे भी CHO आया। अब जैसे यील्ड 100%, इसके दो मॉलिक्यूल्स मिलकर इसका एक मॉलिक्यूल, तो यदि इसके 16 मोल्स दे रखे हैं तो यहाँ पे इसके 8 मोल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाएंगे। अब देखिए रिएक्शन की यदि हम अगली स्टेप में देखें तो यहाँ पे दे रखा है NaOH विद हीटिंग साथ में H3O+। तो इसमें हम लोग देखें कि यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप बना हुआ है बिना अल्फा H वाला, तो क्लियर है कि ये कैनिजारो रिएक्शन है। और इस कैनिजारो रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस। तो ये जो स्टेप होगा इसमें हम कैनिजारो रिएक्शन कराते हैं। कैनिजारो रिएक्शन के अंदर यहाँ पे एक जो ग्रुप है वो रिड्यूस होके और यहाँ पे अल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा एंड दूसरा ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बना ये COOH ग्रुप एक जगह लगा देते हैं और एक जगह यहाँ पे लगा देते हैं CH2OH। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो यील्ड बनी है वो 50% यील्ड बनी है। तो 50% यील्ड का मतलब यदि यहाँ पे इसके 8 मोल्स हैं तो ये जो प्रोडक्ट बना Q, इस Q प्रोडक्ट के जो बनेंगे वो यहाँ पे 4 मोल्स यहाँ बन जाएंगे। अच्छा, अब देखिए इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं तो इसके अंदर यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये है सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन में क्या होगा कि ये जो COOH ग्रुप है इससे CO2 हट जाएगा और यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा R प्रोडक्ट की हम लोग बात करें तो ये R प्रोडक्ट इस तरह से बन जाएगा। यहाँ से हटा CO2 और इस जगह ये आ गया CH2OH। और अब देखिए क्योंकि इसने बोला है 50% यील्ड के साथ, तो यदि यहाँ पे इसके 4 मोल्स बन रहे थे तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स बन जाएंगे। मतलब हम लोग R तक पहुँच गए हैं। जो ये क्वेश्चन था इस क्वेश्चन में R तक पहुँचे तो R तक पहुँचने पे इसके 2 मोल्स बने। अब R की रिएक्शन आगे कैसे करवानी है इसको हम लोग देखते हैं। देखिए जो R यहाँ दे रखा है उसके अंदर अभी हमने देखा प्रीवियस पेज पे कि R बना ये 2 मोल्स के साथ यहाँ पे ये बना था। इसकी रिएक्शन हम लोग करवा रहे हैं PbR3 के साथ, तो यहाँ पे ये SN2 रिएक्शन हम लोग करवा देंगे और इसके साथ क्या होगा कि जो OH ग्रुप होगा ये यहाँ से रिप्लेस होके यहाँ Br आ जाएगा। तो इसमें हम लोग देखेंगे ये बेंजीन रिंग, यहाँ पे बना ये ऐसे और इस जगह यहाँ हो जाएगा CH2Br। ये जो प्रोडक्ट यहाँ T बना ये 50% यील्ड के साथ बन रहा है। इसका मतलब यदि R 2 मोल बना तो इसका जो मोल बनेगा वो 1 मोल यहाँ पे बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन में एक और बात यहाँ बोली गई है। यदि हम क्वेश्चन को देखते हैं कि देखिए हम लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं कि T हमने बना लिया है। अब यहाँ पे जो ये R बना इसके प्रीवियस स्टेप में, इस R की रिएक्शन NaH के साथ करा के और फिर जो यहाँ प्रोडक्ट बन रहा है उसकी रिएक्शन वापस T के साथ यहाँ करानी है और उस केस में यहाँ S बनेगा। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिएगा कि यहाँ हमने देखा कि यहाँ ये जो प्रोडक्ट है ये T यहाँ पे बन गया। अब जो ये R है इस R की रिएक्शन NaH के साथ यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन होगी। हाइड्राइड आयन यहाँ पे H को लेगा एंड एसिड बेस रिएक्शन से हम इस तरह का प्रोडक्ट बनाते हैं। यहाँ CH2, यहाँ O- Na+, यहाँ ये बना। और अब इसके बाद में देखिए कि जो यहाँ पे ये जो T बना है इस T की रिएक्शन इसके साथ करवानी है और इस रिएक्शन को यदि हम लोग यहाँ कराएंगे तो इस रिएक्शन में हम लोग इस तरह से बता सकते हैं कि यहाँ क्या होगा कि ये जो T है इसका इसके साथ रिएक्शन करवानी है तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कि ये यहाँ पे अटैक करेगा एंड यहाँ से Br हट जाना है और इसके साथ ये इस तरह से आपस में इसको ये Br को सब्स्टिट्यूट करके S बनेगा
और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये 50%। 50% का मतलब कि यदि यहाँ पे जो T है ये 1 मोल है तो जो S बनेगा वो S यहाँ पे हाफ मोल बनेगा। और अब इस S की स्ट्रक्चर हम लोग आगे बना लेते हैं। तो हमें क्या करना है, इन दो ग्रुप्स को आपस में कंबाइन करना है। वो कंबाइन करके हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि जो फाइनल प्रोडक्ट अपने पास बनेगा, यदि हम उसको बनाएं यहाँ पे, तो फाइनल प्रोडक्ट को हम इस तरह से बना सकते हैं। देखिए यहाँ ये बेंजीन, यहाँ ये बेंजीन आया CH2, यहाँ O CH2, यहाँ ये बेंजीन आया एंड यहाँ ये बेंजीन आया। और जैसा कि प्रीवियस स्टेप में यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि ये 50% यील्ड के साथ बनता है, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि यहाँ जो बनेगा ये हाफ मोल बनेगा। ये यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट जो है S यहाँ बना। अब यहाँ पूछा है कि इसका ग्राम में अमाउंट कितना होगा। तो देखिए इसका मोलिकुलर मास यदि आप निकालोगे तो इसका मोलिकुलर मास होगा S का, वो 350 बन के आएगा, 350 यहाँ टोटल। तो इसका ग्राम में अमाउंट निकालेंगे तो 350 इंटू यहाँ पे हाफ मोल दे रखा है 1/2, तो 175 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द करेक्ट मैच ऑफ द ग्रुप रिएजेंट्स इन लिस्ट 1 फॉर प्रेसिपिटेटिंग द मेटल आयन गिवन इन लिस्ट 2 फ्रॉम सॉल्यूशंस इज। तो बेटा ये जो क्वेश्चन है ये क्वालिटेटिव एनालिसिस को बिलोंग करता है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस में भी स्टडी ऑफ कैटायंस को हम लोग यहाँ से रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 14 में लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में अगर हम देखें तो लिस्ट 1 में आपके पास ग्रुप रिएजेंट्स गिवन है, ठीक, और लिस्ट 2 में हमारे पास वो फेमस कैटायंस गिवन है जो कि स्टडी ऑफ कैटायंस में हम लोग जनरली देखते हैं। तो यहाँ पे कौन सा जो रिएजेंट है वो कौन से करस्पॉन्डिंग कैटायन की करस्पॉन्डिंग है, ये हमें यहाँ मैच करना है। तो अगर हम लोग 1 बाय 1 स्टडी करें लिस्ट 1 से तो हम कह सकते हैं लिस्ट 1 में पासिंग ऑफ H2S इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH जो कि ऑप्शन P गिवन है, ये जो बिलोंग करता है ये ग्रुप नंबर 4 का रिएजेंट हुआ, ग्रुप 4 का रिएजेंट हुआ। देन Q ऑप्शन की बात करें अमोनियम कार्बोनेट इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये आपके पास जो Q वाला ऑप्शन है बेटा ये ग्रुप 5 का रिएजेंट है, ग्रुप 5 का रिएजेंट है, ठीक है बेटा। R ऑप्शन की बात करें NH4OH इन प्रेजेंस ऑफ NH4Cl, तो ये जो आपके पास R ऑप्शन गिवन है बेटा ये ग्रुप 3 का रिएजेंट है, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं GR3, ग्रुप 3 का रिएजेंट हुआ। देन बेटा पासिंग ऑफ H2S इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, ये जो S वाला आपको ऑप्शन गिवन है ये ग्रुप 2 का रिएजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे इन करस्पॉन्डिंग PQRS के लिए अगर हम बात करें तो ग्रुप रिएजेंट्स गिवन है एंड रेस्पेक्टिवली ग्रुप 4 का, ग्रुप 5 का, ग्रुप 3 का और ग्रुप 2 का। तो यहाँ पे हम लोग कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि लिस्ट 1 में जो रिएजेंट्स गिवन है उन रिएजेंट्स को हम लोग फर्स्ट कॉलम में लिख लेते हैं। आपके पास P ऑप्शन पे ग्रुप 4 के रिएजेंट गिवन है, Q ऑप्शन में ग्रुप 5 के रिएजेंट गिवन है। देन बेटा जो आपके पास ऑप्शन R है इसमें ग्रुप 3 का रिएजेंट गिवन है, और जो ऑप्शन आपके पास S है उसमें ग्रुप 2 का रिएजेंट गिवन है, ठीक है। और इनके करस्पॉन्डिंग अगर कैटायंस की बात करें कि कौन कौन से कैटायन जो हैं इस ग्रुप को बिलोंग करते हैं, फेमस कैटायंस की बात करें तो ग्रुप 4 के लिए कैटायंस होते हैं बेटा Mn+2, देन कोबाल्ट+2, निकल+2 एंड Zn+2, ठीक है बेटा। ग्रुप 5 के लिए जो हमारे पास रिएजेंट्स हैं देयर इट इज कैल्शियम+2, स्ट्रॉन्शियम+2 एंड वी कैन से बेरियम+2, ठीक है बेटा। देन ग्रुप नंबर 3 के लिए जो रिएजेंट जिनके लिए हम लोग ये रिएजेंट यूज़ करते हैं, यहाँ 3 कैटायन है Fe+3, क्रोमियम+3 एंड इट इज़ एल्यूमिनियम+3। देन ग्रुप 2 के करस्पॉन्डिंग बहुत सारे कैटायन होते हैं, लेकिन फेमस कैटायंस की बात करें तो आपके पास होते हैं Hg+2, इट इज़ Cu, कॉपर+2 एंड देन कैडमियम+2, बिस्मिथ+3 एंड यू कैन से आर्सेनिक+3 एंड +5। ये कुछ फेमस कैटायंस हैं ग्रुप 2 से।
तो अगर हम लोग लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को अगर मैच करें तो फिर इस पर्टिकुलर टेबल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ से डायरेक्टली आंसर फाइंड कर सकते हैं बेटा। तो ग्रुप 5 वाले कैटायंस लिस्ट 2 से अगर हम ढूंढें तो आप कह सकते हैं पी ऑप्शन के लिए यहाँ पे वो जो आपका ऑप्शन करेक्ट होगा लिस्ट 2 में दैट विल बी 4। अच्छा सॉरी, ग्रुप 4 के लिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा दैट विल बी Mn+2। तो यहाँ पी के लिए 3 करेक्ट है। देन ऑप्शन क्यू जो है दैट इज़ ग्रुप 5 वाला आपके पास रिएजेंट गिवन है, तो ग्रुप 5 वाला लिस्ट 2 में जो कैटायन प्रेजेंट है बेटा वो है बेरियम+2। तो फिर क्यू के लिए आप कह सकते हैं ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। एंड देन अगर आप कहें ये आपके पास आर वाला जो ऑप्शन है उसके लिए ग्रुप 3 की रिएजेंट होने की वजह से लिस्ट 2 से जो मैच करेगा बेटा वो एल्यूमिनियम+3 मैच करेगा, और एल्यूमिनियम+3 जो है वो 2 ऑप्शन, तो आर के लिए 2 ये मैच कर रहा है। एंड सिमिलरली एस वाला जो रिएजेंट ग्रुप 2 का रिएजेंट है बेटा उसके लिए जो कैटायन लिस्ट 2 से मैच कर रहा है वो आपके पास फर्स्ट कैटायन है कॉपर+2, तो एस के लिए 1 एंड हेंस द आंसर शुड बी ए। देखो इन दिस क्वेश्चन द मेजर प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द रिएक्शन इन लिस्ट 2 आर रिएक्टेंट फॉर नेम्ड रिएक्शन मेंशन इन लिस्ट 1। तो कुछ इस तरीके से अपने को बोला गया है, ये लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, लिस्ट 1 में कुछ नेम रिएक्शन लिखी गई हैं, लिस्ट 2 में ये रिएक्शन अपने को कंप्लीट करनी है, और कंप्लीट करके बारी बारी अपने को क्या बनाने, इनके प्रोडक्ट बनाने हैं, वो प्रोडक्ट इनके रिएक्टेंट होने चाहिए, कौन किससे मैच करता है ये अपने को बताना है। तो अगर इसमें मान लो पहला क्वेश्चन देखें अपन, तो पहले में 1 में अगर सॉल्व करें टोल्यूइन की रिएक्शन कराएं अपन, तो टोल्यूइन की रिएक्शन दी गई है अपने साथ, जो ये टोल्यूइन है बेंजीन पर क्या होगा CH3 होगा, तो बेंजीन पर CH3 जब होगा इसकी रिएक्शन कराएंगे CrO2 Cl2 के साथ इन CH2, तो यहाँ पर और जब H3O+ इसके साथ रखेंगे तो ये अपने पास इटार्ड रिएक्शन होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? इटार्ड। इटार्ड में अपने पास यहाँ पर टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन होके क्या बनता है बेंजल डिहाइड। अब अपने को ये मैच करना है बेंजल डिहाइड जो बना है वो पीछे जो अपने पास रिएक्शंस है वो किसके लिए रिएक्टेंट हो सकता है। तो हमें पता कैनिजारो रिएक्शन जो है वो एल्डिहाइड अपने को शो करते हैं जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन ना हो, अल्फा H ना हो। तो अपने पास जो S है उसके लिए इसमें S में कौन मैच कर रहा है 1 करेक्ट मैच हो रहा है। अब देखें दूसरे वाले को चेक करें, सेकंड वाले को, तो सेकंड में अपने को बोला बेंजोइक एसिड की रिएक्शन कराइए बारी बारी, किससे PCl5 से NH3 से और देन P4O10 हीटिंग। तो अगर बेंजोइक एसिड अपने को दिया जाए तो बेंजोइक एसिड अपने पास यहाँ पर COOH होगा। अगर इसकी रिएक्शन कराएं किससे PCl5 से करें तो ये अपने पास बेंजीन और ये यहाँ पर क्या होगा C डबल बॉन्ड और ये Cl हो जाएगा। यहाँ पर जैसे ही अपन क्या यूज़ करेंगे इसमें कुछ दिया गया कि PCl5 के बाद आपको इसके अंदर जो रिएजेंट यूज़ करना है वो दिया गया है NH3। अगर यहाँ पर अपन क्या यूज़ करें NH3 यूज़ करें तो NH3 जो Cl है वो अपने पास रिमूव हो जाएगा यहाँ से, और रिमूव होगा तो ये CO और ये क्या बन जाएगा NH2, ये क्या हो जाएगा अमाइड बन जाएगा। अब इसमें अगर एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट ऐड कर दें P4O10 जो वाटर रिमूव करता है, तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा बेंजीन, और बेंजीन पे क्या बन जाएगा CN। तो देखें तो ये अपने पास बेंजो नाइट्राइल बन गया है। इसको अगर चेक करें तो ये अपने पास किसके लिए किस रिएक्शन के लिए सूटेबल रिएक्टेंट होगा। तो देखें तो स्टीफन जो रिडक्शन आपने पढ़ा होगा वो किसके लिए पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि RCN से RCHO बनाने के काम आता है। तो ये जो अपने पास बेंजोइक एसिड की रिएक्शन इन रिएजेंट से करवाएंगे तो वो जो अपना रिएक्टेंट बन रहा है वो सूटेबल किसके लिए हो जाएगा P के लिए। तो अपने पास P का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब जरा देखें नाइट्रोबेंजीन की रिएक्शन दी गई है FeHCl, HCl, NaNO2 और H2O से दी गई है। अब इसमें चेक करें तो अपने पास पहले हम क्या लेंगे नाइट्रोबेंजीन NO2 और फिर इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे FeHCl से कराएंगे। तो यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगा बेंजीन पर अपने पास NH2 रिडक्शन हो जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन क्या करवाई गई है अपने पास, फिर अपने पास HCl NaNO2 और लो टेम्परेचर पे H2O के साथ, तो ये अपने पास डाइजोनियम सॉल्ट बनाया गया है। यहाँ से देखें NaNO2
HCl, और ये लो टेम्परेचर जो है अपने पास 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो लिया जाता है, तो इसके ऊपर अपने पास क्या बन जाएगा, ये बेंजीन होगा, बेंजीन पे N2 + Cl-, ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। और ये जो है ये अपने पास जो सूटेबल होगा वो किसके लिए होगा, सेंड मेयर रिएक्शन में अपन क्या यूज़ करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। तो अपने पास 3 से जो प्रोडक्ट बनेगा वो किसके लिए यूज हो जाएगा, सेंड मेयर रिएक्शन में यूज हो जाएगा। अब जरा देखें इसी में अपने पास नेक्स्ट देखें तो क्या रिएक्शन दी गई है, टोल्यूइन की रिएक्शन कराई गई है। बारी बारी देखें तो पहले Cl2 H-H2O से करवाई गई है, फिर टोलेंस रिएजेंट और फिर SOCl2 NH3, इस तरीके से रिएक्शन कराई गई। तो इसको देखें तो अपने पास टोल्यूइन जब अपन लेंगे, टोल्यूइन क्या होगा CH3, जब अपन इसमें किससे रिएक्शन कराएंगे Cl2 H-, तो ये अपने पास Cl2 H- करवाते ही यहाँ पर अपने पास 2 क्या लग जाएंगे, Cl लगेंगे, और वाटर की प्रेजेंस में ये यहाँ पर क्या बना लेगा, बेंजल डिहाइड। अब बेंजल डिहाइड जो है इसमें अगर टोलेंस रिएजेंट यूज़ करेंगे, टोलेंस रिएजेंट यूज़ करेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन होकर क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब इसकी रिएक्शन फिर दोबारा करवाई गई है किससे, SO2Cl2 से। SO2Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर अपने पास जैसे ही SO2Cl2 से रिएक्शन कराएंगे तो ये अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजीन पर COCl, और इसकी रिएक्शन फिर किससे कराएंगे, NH3 से करा देंगे तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, बेंजामाइड CONH2। अब अपने को बताना है कि ये रिएजेंट किसके लिए यूज हो सकता है। तो देखें तो अपने पास जो अमाइड है वो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन के लिए यूज हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 सूटेबल हो जाएगा। अब 5 को भी ट्राई करके देखें तो वैसे तो आप ऑप्शन मैच कर सकते हो, पर 5 को भी ट्राई करें तो एनिलीन की रिएक्शन करवाओगे पायरिडीन से तो पहले अपने पास क्या बन जाएगा, बेंजीन पर NHCO CH3 बन जाएगा, फिर HNO3 से पैरा पोजीशन पे NO2 लग जाएगा, और फिर वापस एक्वस NaOH में क्या हो जाएगा, वो एनिलीन ही बन जाएगा। तो बेंजीन पर NH2 और नीचे क्या आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे NO2 पर। ऐसा कोई भी रिएजेंट किसी भी रिएक्शन में यूज नहीं हो रहा, तो आप डायरेक्ट इन 4 से क्या कर सकते हो, मैच कर सकते हो। तो अब देखो P का 2, Q का 3, R का 4 और S का 1, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, B। Hello students, it's question number 16 from paper 1 chemistry. JEE Advanced ने क्या पूछा बच्चों कि मैच द कंपाउंड्स इन लिस्ट 1 विद द एप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशन इन लिस्ट 2 एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन इन गिवन क्वेश्चन। ओके, चलिए फर्स्ट मॉलिक्यूल हमारे को ये दिया हुआ है बच्चों, ध्यान देना, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल हमारे को दिया हुआ है और इसके लिए रिगार्डिंग हमारे को 1 2 3 4 5 में ये जो ऑब्जर्वेशन है इनमें से आपको P के लिए या लिस्ट 1 का जो P कंपाउंड है इसके लिए बेस्ट सूटेबल क्या होगा ये अपने को मैच करना है। तो हमारी ऑब्जर्वेशन देख के बच्चों लग रहा है, देखो बेंजीन पर डायरेक्ट OH जुड़ा हुआ है, ये फिनोलिक OH है कि नहीं है, और अगर ये फिनोलिक OH अगर है तो यहाँ पे देखो फर्स्ट लिस्ट 2 में दिया हुआ है रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, तो यहाँ पे तो इसके पैरा पोजीशन भी ब्लॉक है और OH के साथ तो रेड डाई बनता है, और इसीलिए अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये डाई फॉर्मेशन के लिए मॉलिक्यूल सूटेबल नहीं है, तो P के साथ 1 ऑप्शन नहीं होगा। फिर P के साथ 2 पे जाते हैं तो बोलता है रिएक्शन विद निनहाइड्रिन गिव्स पर्पल कलर। हम जानते बच्चों प्रोटीन, अमाइनो एसिड्स, पॉलीपेप्टाइड्स ये निनहाइड्रिन टेस्ट देते हैं, तो यहाँ पे ये एक तरीके का डाई पेप्टाइड है। बात समझ में आ रही है बच्चों? तो ये निनहाइड्रिन टेस्ट देगा कि नहीं देगा, ये देखो यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड दिया हुआ है तो ये निनहाइड्रिन टेस्ट देगा, और इसमें न्यूट्रल FeCl3 के साथ गिव्स वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स, और हम जानते हैं न्यूट्रल FeCl3 के साथ फिनोलिक OH ग्रुप जो होता है वो वायलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो यहाँ पे P के साथ जो बेस्ट लिस्ट 2 में होगा वो क्या हो जाएगा, 2। ओके, देन मॉलिक्यूल नंबर Q पे चलते हैं। लिस्ट 1 का जो Q मॉलिक्यूल है, अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो आप बच्चों देखें यहाँ पे भी देखो ये एक डाईपेप्टाइड दिया हुआ है। अगर आप देखें यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो डाईपेप्टाइड डेरिवेटिव अमीनो एसिड है। अगर आप इसको भी लिस्ट 2 के ऑब्जर्वेशन से मैच करेंगे तो फर्स्ट दिया हुआ रिएक्शन विद फिनाइल डाइजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई, तो यहाँ कहीं भी एनिलीन नहीं गिवन है, इसी कारण ये जो है कंपाउंड
डाईएजो कंपाउंड डाई सॉल्ट तो नहीं बनाएगा, या येलो डाई तो ये नहीं बनाएगा। देन ऑब्जर्वेशन 2 में लिखा हुआ है कि न्यूट्रल FeCl3 के साथ वॉयलेट कलर, तो इसमें कोई फिनोलिक OH ग्रुप नहीं है। फिनोलिक OH ग्रुप नहीं होने की वजह से ये न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट नहीं देगा, मतलब Q के साथ 1 and 2 नहीं होगा। देन अगर आगे की तरफ मूव करें तो थर्ड ऑब्जर्वेशन दिया, रिएक्शन विद ग्लूकोज विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। तो बच्चों यहाँ पे कहीं पे भी हाइड्राजीन नहीं है। हाइड्राजीन जो होते हैं वही ग्लूकोज के साथ हाइड्राजोन बनाएंगे। तो ये जो यहाँ पे 3 नंबर दिया हुआ है ये भी यहाँ पे नहीं होगा। देन फोर्थ बोलता है कि लेसाने एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटेड विद डाइल्यूट HCl फॉलोड बाय एडिशन ऑफ एक्वस FeCl3 गिव्स ब्लड रेड कलर। तो यहाँ पे इस कंपाउंड में भी कहीं पे भी सल्फर कंटेनिंग स्पीसीज नहीं है, इसी कारण से इसका ब्लड रेड कलर भी नहीं आएगा। देन अगर हम बात करें फिफ्थ जो लिस्ट 2 की ऑब्जर्वेशन है कि आफ्टर कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस इट विल गिव्स निनहाइड्रिन टेस्ट एंड इट डज नॉट गिव्स पॉजिटिव थैलिन टेस्ट। तो अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करते हैं बच्चों, इस मॉलिक्यूल का अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा, ये डाइपेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा तो एक स्ट्रक्चर मिलेगा। यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे देखो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो ये रहा pH, फिर यहाँ पे CH, ये रहा NH2, ये रहा COOH, ये एलानीन बन गया, फिनाइल एलानीन। और इसी तरह अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये एस्टर है, अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करके बात करेंगे तो ये बन जाएगा इस तरीके का वेलिन। मतलब अगर ये अमीनो एसिड है और इन अमीनो एसिड की हम बात करें तो ये निनाइट्रिन टेस्ट देंगे कि नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे। और इस मॉलिक्यूल में कहीं भी फिनोलिक OH ग्रुप नहीं है, इसलिए थैलीन टाई टेस्ट नहीं देगा। तो अगर हम बात करें Q के साथ तो जो बेस्ट पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है वो होगा 5। देन नेक्स्ट मॉलिक्यूल नंबर R पे चलते हैं। तो ये एक तरीके का एरोमेटिक कंपाउंड दिया हुआ है एनिलीनियम क्लोराइड, और इसकी अगर हम बात करें फर्स्ट ऑप्शन के साथ तो रिएक्शन विद फिनाइल डाइएजोनियम सॉल्ट गिव्स येलो डाई। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो अगर हम इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ, डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ, तो डाइएजोनियम सॉल्ट के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो ये डाई कंपाउंड बनाएगा इस तरीके का मॉलिक्यूल, और इस वाली डाई का जो कलर होगा वो येलो होगा। इसीलिए R के साथ जो बेस्ट पॉसिबल ऑब्जर्वेशन है वो हो जाएगा 1। तो हम बात कर सकते हैं R के साथ जो कॉम्बिनेशन में ऑब्जर्वेशन जाएगा वो जाएगा 1। ओके, देन S मॉलिक्यूल जो है वो एक हाइड्राजीन दिया हुआ है। देखो ये N फिनाइल दिया हुआ है और ये हाइड्राजीन ग्रुप है, तो N फिनाइल हाइड्राजीन हो गया। और N फिनाइल हाइड्राजीन की किसी भी अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराते हैं तो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कराने पर बच्चों यहाँ पे ये आउट हो जाएगा और जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस तरीके का, यहाँ पे ये NHN डबल बॉन्ड, और इसको हम बोलते हैं ये कौन है, हाइड्राजोन। और इसीलिए अगर हम यहाँ की बात करें तो इस S के लिए जो पॉसिबल ऑप्शन की हम बात करेंगे तो यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये हाइड्राजोन बना है, तो हमें देखना है ऑप्शन ऑब्जर्वेशन 2 दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन 1 में दिया हुआ है येलो डाई, तो ये उसके साथ नहीं होगा। ऑब्जर्वेशन 2 में दिया हुआ है कि न्यूट्रल FeCl के साथ वॉयलेट कलर, ये भी नहीं होगा। देन ऑब्जर्वेशन 3 लिखा हुआ है रिएक्शन विद ग्लूकोज, क्या ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, बिल्कुल होता है, विल गिव करस्पॉन्डिंग हाइड्राजोन। तो यहाँ पे S के साथ जो बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो आ जाएगा 3। तो अगर हम ओवरऑल क्वेश्चन पे बात करें तो P, Q, R एंड S इनके साथ क्या कॉम्बिनेशन बैठेगा, तो देखो बच्चों ध्यान देना, P के साथ हमने लिखा है 2 और Q के साथ 2, Q के साथ 5, R के साथ 1
और S के साथ 3, और ऐसा जो ऑप्शन अगर हमें देखने में मिलेगा P के साथ 1 तो ये गलत हो जाएगा, P के साथ 5 ये भी गलत हो जाएगा, P के साथ 2 वाले 2 ऑप्शन है B एंड D, फिर Q के साथ 5 या Q के साथ 1 दिया हुआ है तो ये भी गलत है। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा B। ओके।